हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज़ काव्या अग्रवाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं एक न्यू चैप्टर इकोनॉमिक्स में जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट, जो कि बहुत इजी चैप्टर है और हम एक ही वीडियो में पूरा चैप्टर अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो यार, चैप्टर का नाम है गवर्नमेंट बजट। बजट का मीनिंग क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं। देखो, बजट जो है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है जो कि हम अपने घर में भी सुनते हैं कि हमारा मंथली बजट ये है या फिर ये चीज़ हमारे बजट से बाहर है। तो बजट होता क्या है, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं गवर्नमेंट के बजट की। गवर्नमेंट हमारी पूरी कंट्री को ऑपरेट कर रही है, ठीक है, हमारी कंट्री को चला रही है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, हर साल एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है जिसमें वो एस्टिमेट्स को रिकॉर्ड करती है कि आने वाले साल में कितना खर्चा होने वाला है अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे और कहाँ कहाँ से इनकम आने वाली है। दैट इज़ अ गवर्नमेंट बजट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है रीड करते हैं, समझिए। देखिए, लिखा हुआ है गवर्नमेंट बजट इज़ एन एनुअल स्टेटमेंट। गवर्नमेंट बजट एक एनुअल स्टेटमेंट है। एनुअल मतलब कि पूरे साल की स्टेटमेंट है, ठीक है, विच शोज आइटम वाइज एस्टिमेट्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स एंड रिसिप्ट्स। एस्टिमेट्स यानी कि आप बजट में एस्टिमेट को रिकॉर्ड करते हो, एक्चुअल नहीं होता ये। एक्चुअल तो बाद में होगा, बजट पहले बनता है, एक्चुअल चीज़ें बाद में होती हैं। तो यहाँ पे हम एस्टिमेट्स को लिखते हैं अपने, कितने एक्सपेंडिचर्स होने वाले हैं, कि कितना खर्चा होगा अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे, अलग अलग सेक्टर्स पे, और कहाँ कहाँ से इनकम आने वाली है ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। फिस्कल ईयर मतलब कि एक फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और ख़त्म होता है 31 मार्च ऑफ द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो गवर्नमेंट बजट क्या है, एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसमें आप अपने एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स और एस्टिमेटेड रिसिप्ट्स को शो करते हो आने वाले फिस्कल ईयर के लिए, ठीक है। दैट इज़ अ गवर्नमेंट बजट, राइट, ओके। इसके बाद बजट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज़ नोन एज यूनियन बजट। बजट जो है वो अलग अलग लेवल्स पे बनता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का ही बजट होता है, स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है, लोकल गवर्नमेंट्स का भी होता है, बट हमें अपने सिलेबस में सेंट्रल गवर्नमेंट के बजट को पढ़ना है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट होता है उसको हम कहते हैं यूनियन बजट, ठीक है। इसके बाद बजट इज़ टू बी अप्रूव्ड बाय पार्लियामेंट। बजट प्रेजेंट होने से पहले पार्लियामेंट उसे अप्रूव करेगा एंड इज़ प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर ऑन द फर्स्ट डे ऑफ फेब्रवरी एवरी ईयर। कौन प्रेजेंट करता है, फाइनेंस मिनिस्टर, 1 फरवरी को हर साल, ठीक है। हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, निर्मला सीतारमण जी। तो वो हमारी कंट्री का बजट प्रेजेंट करते हैं 1 डे ऑफ फेब्रवरी को, ठीक है। अगर अभी हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है, फिस्कल ईयर है, वो चल रहा है 1 अप्रैल 2023 को स्टार्ट हुआ और ख़त्म होगा 31 मार्च 2024 को, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का या फिस्कल ईयर का जो बजट प्रेजेंट हुआ था वो हुआ था 1 Feb 2023, ठीक है। समझ में आया? तो बजट का मीनिंग आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके बाद चलते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट पे कि गवर्नमेंट बजट क्यों बनाती है, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है। तो पहला ऑब्जेक्टिव है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब कि गवर्नमेंट अपने बजट को इस तरह से प्रिपेयर करती है कि वो रिसोर्सेज को अच्छे से रीएलोकेट कर पाए, रीअरेंज कर पाए। मतलब गवर्नमेंट टैक्सेस को यूज़ करती है, सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है रिसोर्सेज को एलोकेट करने के लिए, ताकि गवर्नमेंट के 2 ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाएँ। सबसे पहले गवर्नमेंट प्रॉफिट अपना मैक्सिमाइज़ कर सकती है और दूसरा सोशल वेलफेयर हो पाए, ठीक है। कैसे होगा? फॉर एग्जांपल, गवर्नमेंट ने सिगरेट्स या फिर टोबैको के कंजम्पशन पे टैक्सेस लेवी कर दिए, ठीक है। टैक्स लगाएंगे तो क्या होगा, चीज़ें महंगी हो जाएंगी। तो अब उसमें केस में क्या होगा कि हो सकता है कि कुछ लोग सिगरेट्स का कंजम्पशन कम कर दें। उससे क्या होगा, सोसाइटी का वेलफेयर होगा, क्योंकि है तो ये दोनों हार्मफुल प्रोडक्ट्स, राइट। उससे क्या होगा, सोशल वेलफेयर होगा, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होंगे, चाहे आप टैक्सेस कितना ही बढ़ा दो बट स्टिल वो लोग कंज्यूम करेंगे, नहीं तो उनकी ज़िंदगी नहीं चलेगी, है ना। तो उस केस में गवर्नमेंट का वहाँ से प्रॉफिट मैक्सिमाइज़ होगा, क्योंकि अगर आपने टैक्स लगाए हैं तो चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो गवर्नमेंट के लिए वो एक प्रॉफिट को जनरेट करने का भी सोर्स होगा, ठीक है। तो आपको अपनी रिसोर्सेज को इस तरह से एलोकेट करना है, यानी कि गवर्नमेंट इस तरह से रिसोर्सेज एलोकेट करती है कि दोनों ऑब्जेक्टिव पूरे हो पाएँ, प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके और दूसरा सोसाइटी का वेलफेयर भी हो पाए, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद दूसरा आता है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ।
गवर्नमेंट अपना बजट इस तरह से प्रिपेयर करती है कि इनकम या वेल्थ में जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं, असमानताएं हैं, उनको कम करा जा सके। मतलब कैसे होगा कि जितना भी रिच लोग हैं, जितने भी रिच क्लास हैं, उन पे टैक्सेस ज़्यादा लगाए जाते हैं, और जो पुअर पीपल हैं या जो लो इनकम लेवल ग्रुप्स हैं, उनको सब्सिडीज़ प्रोवाइड की जाएँ। ठीक है, उन पे टैक्सेस कम कर दिए जाएँ, जिससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाएगी इकोनॉमी में। राइट, ओके। इसके बाद तीसरा आता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी यानी कि गवर्नमेंट ये समझती है, ये चाहती है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए इन टर्म्स ऑफ प्राइस। ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशंस नहीं होनी चाहिए, ना तो इन्फ्लेशन हो और ना ही डिफ्लेशन हो। दोनों को समझते हैं। देखिए कहाँ पे लिखूँ मैं, मान लो इन्फ्लेशन की सिचुएशन अगर है, तो इन्फ्लेशन मतलब कि महंगाई। ठीक है, महंगाई कब होती है कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है। ओके, हम बात करेंगे एग्रीगेट डिमांड की। अगर एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा है एग्रीगेट सप्लाई से, तो इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। ऐसे क्यों? क्योंकि देखो यार, डिमांड ज़्यादा है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें डिमांड कर रहे हैं, बट सप्लाई इतनी है नहीं, तो प्राइस बढ़ जाता है, इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो उस केस में गवर्नमेंट इस चीज़ को कैसे कोप अप करती है? गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है। ठीक है, गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर कम कर देती है। इससे क्या होगा, एक्सपेंडिचर कम करने से क्या होता है कि गवर्नमेंट अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे जब इन्वेस्टमेंट ही नहीं करेगी, खर्चा ही नहीं करेगी, तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलेगा और इनकम भी नहीं होगी। इनकम नहीं होगी तो लोग डिमांड कैसे करेंगे? ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, कम हो जाएगी। राइट, तो इस तरह से इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जाता है। और दूसरा केस होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन बिल्कुल उल्टा है कि डिमांड नहीं है बट सप्लाई ज़्यादा है। ठीक है, एग्रीगेट डिमांड कम है, एग्रीगेट सप्लाई ज़्यादा है, कि लोग डिमांड ही नहीं कर रहे बट सप्लाई फुल हो रही है। तो उस केस में गवर्नमेंट जो है अपना एक्सपेंडिचर इंक्रीज़ कर देती है। ठीक है, इंक्रीज़ करेगी तो क्या होगा, अलग अलग स्कूल्स बनेंगे, कॉलेजेस बनेंगे, हॉस्पिटल्स बनेंगे, तो वहाँ से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोगों के पास इनकम आएगी, इनकम आएगी तो डिमांड बढ़ेगी, और ये जो सिचुएशन है डिफ्लेशन की, ये ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, तो इस पॉइंट पे हमने यही देखना है कि ऑब्जेक्टिव क्या है कि गवर्नमेंट अपना जो बजट है वो इस तरह से प्रिपेयर करती है कि इकोनॉमी में स्टेबिलिटी मेंटेन हो पाए इन टर्म्स ऑफ प्राइजेस। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ओके, इसके बाद फोर्थ है मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइजेज। मैनेजिंग पब्लिक एंटरप्राइज मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, एंटरप्राइजेज होते हैं, पीएसयूज होते हैं, जिनकी डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट काम करती है, उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए भी गवर्नमेंट काम करती है, तो वो भी एक ऑब्जेक्टिव हो जाता है गवर्नमेंट का ही। ठीक है, ओके। इसके बाद फिफ्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है, अगर हमें ये देखना है कि एक कंट्री ग्रो कर रही है नहीं, तो हम उसका सबसे बड़ा इंडिकेटर होता है जीडीपी। ठीक है, जीडीपी अगर एक कंट्री का इंक्रीज़ होगा तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है। जीडीपी का मतलब कि एक इकोनॉमी में कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का। ठीक है, तो इस पॉइंट में हम बोलते हैं कि यार गवर्नमेंट जो है वो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करे, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सेव करें और उसको आगे इन्वेस्ट करें। अगर इन्वेस्ट करोगे अलग अलग कंपनीज़ में तो कंपनीज़ ग्रो होंगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है, ओवरऑल आपकी कंट्री ग्रो करेगी। ठीक है, और गवर्नमेंट इसमें ये भी देखती है कि हम अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करें, एक्सपेंडिचर्स करें, ताकि ओवरऑल जो कंट्री है वो ग्रो कर पाए। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट है रिड्यूसिंग रीजनल डिस्पैरिटीज़। रीजनल डिस्पैरिटीज़ मतलब कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एरिया काफ़ी डेवलप्ड है बट दूसरा एरिया काफ़ी ज़्यादा अंडर डेवलप्ड है। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि जितने भी बैकवर्ड एरियाज़ हैं या जितने भी अंडर डेवलप्ड रीजन्स हैं उनकी भी डेवलपमेंट हो पाए, वहाँ पे भी बिजनेसेस स्टैब्लिश हो पाएँ, और स्मॉल बिजनेस को प्रमोट करती है हमारी गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये सभी हो जाते हैं दी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट, जिसका गवर्नमेंट ध्यान रखती है वाइल प्रिपेयरिंग इट्स बजट फॉर एन ईयर। इसके बाद हम समझते हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक अपने इस चैप्टर का, जो कि है ये फ्लो चार्ट। देखो, बजट में मैंने आपको बताया कि जो गवर्नमेंट है वो अपने एक्सपेंडिचर्स और अपनी रिसीट्स का एक एस्टिमेट दिखाती है। ठीक है, तो बजट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, सबसे पहले रिसीट और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर।
ठीक है। इसके बाद रिसीट्स में भी दो चीज़ें आती हैं, एक रेवेन्यू रिसीट और दूसरी होती है कैपिटल रिसीट, ठीक है, रेवेन्यू एंड कैपिटल। और इसी तरह से एक्सपेंडिचर्स में भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, ठीक है, अभी इन्हें डिटेल में पढ़ेंगे। अब एक चीज़ समझो, जितने भी रेवेन्यू नेचर के आइटम्स होते हैं, ये चीज़ें आपने अकाउंट्स में पढ़ी होंगी कि रेवेन्यू नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो रेकरिंग नेचर के होते हैं। रेकरिंग मतलब कि डेली बेसिस पे रेगुलरली होने वाली चीज़ें हैं, ठीक है। और कैपिटल नेचर के जितने भी आइटम्स होते हैं वो नॉन रेकरिंग होते हैं। नॉन रेकरिंग यानी कि कभी कभी होने वाली इनकम या कभी कभी होने वाले खर्चे आपके कैपिटल नेचर के होते हैं, ठीक है। अभी इस फ्लो चार्ट को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि रेवेन्यू रिसीट क्या होता है, कैपिटल रिसीट्स क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसे नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। गाइस, हम लोगों ने समझा कि हमारा जो बजट है उसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर। सबसे पहले बात करते हैं रिसीट्स की कि बजट रिसीट्स क्या है। तो देखो, रिसीट्स में दो चीज़ें आती हैं, एक होता है रेवेन्यू रिसीट और दूसरा होता है कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट दोनों को समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे रेवेन्यू रिसीट की। रेवेन्यू रिसीट में क्या लिखा हुआ है? रेवेन्यू रिसीट में मैंने लिखा है, इट नीदर क्रिएट्स एनी लाइबिलिटी नॉर रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द गवर्नमेंट। यानी कि गवर्नमेंट की वो इनकम, वो रिसीट्स जहाँ से ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई एसेट कम हो रहा है, दैट इज रेवेन्यू रिसीट, ठीक है। इसमें हम लोग देखते हैं, देखिए दो चीज़ें आती हैं इसमें, एक आता है टैक्स रेवेन्यू और दूसरा आता है नॉन टैक्स रेवेन्यू। सबसे पहले अगर हम बात करें टैक्स रेवेन्यू की, तो टैक्स क्या होता है यार? टैक्स का मतलब होता है कि इंडिविजुअल्स और कंपनीज को कुछ कंपलसरी पेमेंट करनी होती है टू दी गवर्नमेंट, ठीक है, दैट इज़ अ टैक्स, राइट। तो अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट के लिए इनकम है, बट उससे गवर्नमेंट की ना तो कोई लाइबिलिटी बढ़ती है और ना ही कोई एसेट कम हो रहा है, ठीक है, इसीलिए वो क्या है, एक रेवेन्यू रिसीट है, ठीक है। अब टैक्स में भी दो चीज़ें आती हैं, दो तरह के टैक्स होते हैं, एक होता है डीटी यानी कि डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आईडीटी यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो इंडिविजुअल्स या कंपनीज की प्रॉपर्टी और इनकम पे चार्ज किया जाता है, ठीक है, कि मैंने कुछ अर्न करा है, मेरी इनकम है, तो मुझे उस पर टैक्स देना होता है, दैट इज़ डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जो कि गुड्स और सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है, ठीक है, वो होता है हमारा इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। इसको थोड़ा सा और समझते हैं। देखिए, डायरेक्ट टैक्स हमने बोला, डायरेक्ट टैक्स आपकी इनकम पे चार्ज किया जाता है या फिर प्रॉपर्टी पे चार्ज करते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है, इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज पे चार्ज किया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ जो डायरेक्ट टैक्स है उसका बर्डन कांट बी शिफ्टेड। इसका मतलब क्या है कि यार अगर इनकम मेरी है तो टैक्स भी मुझे ही देना पड़ेगा, मैं किसी और पे वो बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकती, मैं किसी और को नहीं बोल सकती कि वो टैक्स मेरे बिहाफ पे पे कर दे, नहीं, जिसका टैक्स है उसी को पे करना है, जिसकी इनकम उसी को पे करना है, वो होता है हमारा डायरेक्ट टैक्स, ठीक है। बट अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो इनडायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो आप शिफ्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? बहुत ईजी एग्जांपल लेते हैं कि अगर आप कहीं पे शॉपिंग करने जा रहे हो, कि मैंने सपोज़ कोई जैकेट परचेज़ करी 500 रुपये की, ठीक है, 500 की मैंने कोई जैकेट ली है, और जब मेरे पास बिल आया तो उसमें 500 + 20 लिखा हुआ था, ठीक है। ये 20 क्या है? ये टैक्स है, ठीक है, ये क्या है? टैक्स है। बट अगर आप देखो यार, ये टैक्स तो उस दुकानदार का था ना, या उस जैकेट पे टैक्स लगा था, बट अल्टीमेटली वो टैक्स मुझे पे करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है कि वो टैक्स का जो बर्डन है वो शिफ्ट कर दिया गया टू द कस्टमर, दैट इज़ एन इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। तो डायरेक्ट टैक्स का जो बर्डन है वो आप शिफ्ट नहीं कर सकते, और इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, डायरेक्ट टैक्स की जो एक स्कोप है वो काफ़ी लिमिटेड है, क्योंकि एक पर्सन की अगर इनकम काफ़ी कम है तो उसको टैक्स नहीं देना होता, ठीक है। बट अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो उसकी जो रीच है वो काफ़ी ज़्यादा है, वाइड रीच है, क्योंकि गुड्स एंड सर्विसेज पे टैक्स लग रहा है, तो सामान तो हर कोई ख़रीदेगा, कम खरीद रहा है, ज़्यादा खरीद रहा है, वो अलग चीज़ है, बट टैक्स लगता है, ठीक है। ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। डायरेक्ट टैक्स में क्या क्या चीज़ें आती हैं? देखिए, डायरेक्ट टैक्स में हम लोग लेते हैं इनकम टैक्स, ठीक है, इनकम टैक्स हो गया,
वेल्थ टैक्स हो गया, ये सब। और इनडायरेक्ट टैक्स में हमारे पास आता है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जो कि है GST। पहले काफ़ी सारे टैक्स होते थे इनडायरेक्ट टैक्स में भी, बट अब GST है जिसने बाकी सभी टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है, ये समझ गए। तो टैक्स रिवेन्यू में दो तरह के टैक्स हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नॉन टैक्स रिवेन्यू पे। नॉन टैक्स रिवेन्यू मतलब, नॉन टैक्स रिवेन्यू में क्या लिखा है पढ़ते हैं, देखिए। नॉन टैक्स में लिखा हुआ है रिसिप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम ऑल अदर सोर्सेज अदर देन टैक्स रिसीट्स। गवर्नमेंट की और जितनी भी सोर्सेज से इनकम हो रही है अदर देन टैक्स, है ना, टैक्स के अलावा भी तो काफ़ी सारी इनकम होती है, वो सब आता है हमारे पास नॉन टैक्स में। ठीक है, वो सब किस में आता है, नॉन टैक्स में, जिसमें सबसे पहले है इंटरेस्ट। गवर्नमेंट ने कहीं पे इन्वेस्ट करा हुआ है तो वहाँ से कुछ इंटरेस्ट आ रहा है, या कहीं पे लोन दे रखा है गवर्नमेंट ने, तो उस पर गवर्नमेंट को जितना भी इंटरेस्ट मिलता है वो सब किसका पार्ट है, नॉन टैक्स का पार्ट है। ठीक है, इसके साथ साथ प्रॉफिट्स या डिविडेंड, किसी कंपनी में अगर गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से जितना ही प्रॉफिट आ रहा है वो भी अगेन गवर्नमेंट के लिए इनकम है। उससे ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई एसेट कम हो रहा है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है फीस। फीस मतलब गवर्नमेंट का जितना भी रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, या फिर अगर आप आधार कार्ड बनवाने जा रहे हो, अपडेट करवाने जा रहे हो, तो वहाँ पे फ़ीस लगती है ना, दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ नॉन टैक्स रिवेन्यू। ओके, इसके बाद लाइसेंस फ़ीस हो गया। ठीक है, फाइन्स या पेनल्टीज़ हो गए जो गवर्नमेंट चार्ज करती है अगर आप ड्रिंक करके ड्राइव कर रहे हो, है ना, आपका मतलब आपसे नहीं कह रही मैं, बट अगर कोई कर रहा है तो उस पर पेनल्टी लगती है। ठीक है, फ़ाइन चार्ज होता है, तो वो सब किस में आता है, नॉन टैक्स में। गिफ्ट एंड ग्रांट्स, अगर गवर्नमेंट को किसी फॉरेन कंट्री से कुछ भी गिफ्ट्स मिले हैं या कुछ भी अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो अगेन एक नॉन टैक्स रिवेन्यू होता है। ठीक है, इसके बाद फोरफीचर हो गया, एक तरह की पेनल्टी ही है। एस्चीट्स का मतलब क्या है, ये एक न्यू वर्ड है। एस्चीट का मतलब होता है कि अगर एक इंडिविजुअल की डेथ हो जाती है और उसका कोई भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, तो उस इंसान की जितनी प्रॉपर्टी है वो गवर्नमेंट अपने अंडरटेक कर लेती है। ठीक है, गवर्नमेंट ले लेती है, तो वो अगेन गवर्नमेंट के लिए एक तरह से इनकम है। ठीक है, दैट इज़ एस्चीट। ठीक है, उसके बाद लास्ट है स्पेशल असेसमेंट। स्पेशल असेसमेंट का मतलब होता है कि कोई एरिया में, सपोज़ मेरा कोई शॉप है या मेरा बिज़नेस चल रहा है और उसके आसपास गवर्नमेंट ने कोई ऐसा डेवलपमेंटल वर्क करा है जिससे मेरी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ हो जाती है, तो मुझे गवर्नमेंट को उस वैल्यू जो इंक्रीज़ हुई है उसका कुछ पार्ट गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। ठीक है, वो अगेन गवर्नमेंट के लिए एक इनकम है। ठीक है, कि अगर मेरा कोई शोरूम था और उसके आसपास गवर्नमेंट ने मेट्रो स्टेशन बना दिया तो उससे क्या होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगी, मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाएगी और मुझे गवर्नमेंट को कुछ अमाउंट पे करना होगा जिसे हम बोलते हैं स्पेशल असेसमेंट। ठीक है, तो अगर आप देखो तो ये जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी ये क्या है, नॉन टैक्स रिवेन्यू का पार्ट है, और इससे ना तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही कोई एसेट कम हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रिवेन्यू रिसीट। तो इसके बाद हम समझते हैं दूसरा कंपोनेंट रिसीट्स में ही, जो कि है कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट क्या है, देखिए क्या लिखा हुआ है, कैपिटल रिसीट ईदर क्रिएट्स अ लाइबिलिटी और रिड्यूसेस अ एसेट ऑफ एनी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब कैपिटल रिसीट वो रिसीट्स होती हैं जिससे या तो गवर्नमेंट की कोई लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर कोई एसेट कम हो जाएगा। ठीक है, इसका एकदम उल्टा है, रेवेन्यू रिसीट का बिल्कुल ही अपोजिट है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर एसेट कम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं देखते हैं। देखो, कैपिटल रिसीट में सबसे पहली चीज़ आती है बोरोइंग्स। बोरोइंग्स मतलब कि गवर्नमेंट ने अगर कहीं से पैसा बोरो करा है, जो कि करती है गवर्नमेंट, ठीक है, किसी दूसरी कंट्री से बोरो करा है, पब्लिक से डेट ले रखा है, कर्जा लिया हुआ है, तो वो सब किस में आता है, बोरोइंग्स में। ठीक है, बोरोइंग्स है, गवर्नमेंट के पास इनकम आ रही है, पैसा आ रहा है, तो एक तरह से है तो रिसीट, बट अगर पैसा बोरो करा है तो उससे आपकी लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है। ठीक है ना, आपके ऊपर एक बर्डन है कि आपको फ्यूचर में पे करना है वापस, तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, दैट इज़ वाई इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट। ठीक है, उसके बाद दूसरा आता है रिकवरी ऑफ लोन। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने किसी को लोन दे रखा है, ठीक है, किसी को पैसा दे रखा है, लोन दिया हुआ है, तो वो गवर्नमेंट के लिए एक एसेट है। ठीक है, अगर आपने, ये गवर्नमेंट है, ठीक है, और पब्लिक को या स्टेट गवर्नमेंट को अगर लोन दिया है, गवर्नमेंट ने लोन दिया है अगर
तो वो गवर्नमेंट के लिए एक एसेट है, ठीक है। अगर आप लोन देते हो आपके लिए वो एसेट होता है। तो अगर वो लोन आपको वापस पे बैक कर दिया गया, अगर उसकी रिकवरी हो जाती है तो वो एसेट आपके लिए कम हो गया, ठीक है ना। लोन पहले आपके लिए एसेट था, जब वो लोन का पैसा आपको वापस मिलकर रिकवर हो गया तो आपके लिए एसेट कम हो गया, ठीक है। तो रिकवरी ऑफ लोन अगेन एक कैपिटल रिसीट है, क्योंकि आपके पास पैसा तो आ ही रहा है बट आपका एसेट कम हो रहा है, ठीक है। क्लियर। इसके बाद तीसरा है डिसइन्वेस्टमेंट। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब कि गवर्नमेंट ने किसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में कुछ शेयर्स होल्ड करे हुए थे, तो वो शेयर्स सेल कर दिए। अगर शेयर सेल कर दिए तो अगेन क्या हुआ, आपका एसेट कम हो गया, ठीक है। आपका एसेट कम हो गया, आपने शेयर्स अगर सेल ऑफ कर दिए तो आपका एक एसेट अगेन कम हो रहा है। तो ये फिर से किसका पार्ट हुआ, कैपिटल रिसीट्स का, ठीक है। उसके बाद लास्ट है स्मॉल सेविंग्स। स्मॉल सेविंग्स मतलब कि जो गवर्नमेंट जो पब्लिक होती है वो भी अपना कुछ पैसा सेव करती है गवर्नमेंट के पास, तो वो अगेन गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी क्रिएट कर रहा है। कैसे, क्योंकि यार पैसा तो जनता का है, वापस तो लेगी पब्लिक अपना पैसा, तो लाइबिलिटी है कि नहीं, है ना। तो गवर्नमेंट के लिए वो एक लाइबिलिटी है। तो स्मॉल सेविंग्स लाइबिलिटी क्रिएट करती है, इसीलिए कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है, ठीक है। तो कैपिटल रिसीट क्या है, जिसमें या तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है या फिर आपका एसेट कम हो रहा है, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा कि बोरोइंग्स, लाइबिलिटी आपकी बढ़ती है। अगर आपने लोन का पैसा अगर आपको रिकवर हो रहा है तो उससे आपका एसेट कम हो रहा है। डिसइन्वेस्टमेंट अगर है, आपने शेयर सेल कर दिए, कुछ पार्ट आपके पास पहले था वो आपने सेल ऑफ कर दिया, तो अगेन आपका एसेट कम होता है। और फोर्थ है स्मॉल सेविंग्स, कि पब्लिक का कुछ पैसा गवर्नमेंट के पास सेव्ड है, जो कि गवर्नमेंट के लिए एक लाइबिलिटी है, ठीक है। तो यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट बजट रिसीट्स, जिसमें हमने सबसे पहले देखा कि रेवेन्यू रिसीट क्या है, जिसमें या तो लाइबिलिटी ना तो लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही एसेट कम होता है। जिसमें दो तरह के रेवेन्यू रिसीट हैं, एक टैक्स और एक नॉन टैक्स। टैक्स में भी दो चीज़ें हैं, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स, ठीक है। उसके बाद कैपिटल रिसीट क्या है, या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर कोई एसेट कम हो रहा है गवर्नमेंट का, जिसमें हम लोगों ने ये चारों पॉइंट्स पढ़े, बोरोइंग्स, रिकवरी ऑफ लोन्स, डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। समझ गए। तो ये हो जाता है हमारा सबसे पहले रिसीट्स वाला पार्ट कंप्लीट। चलिए अब समझते हैं एक्सपेंडिचर साइड को। तो एक्सपेंडिचर में भी दो चीज़ें आएंगी, एक आएगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और दूसरा होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब कि इट नीदर क्रिएट्स एनी एसेट नॉर रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। वो खर्चा जिससे ना तो गवर्नमेंट का कोई एसेट बन रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, उसे हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ना तो कोई एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, दैट इज़ अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। ये जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ये रेकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। रेकरिंग यानी कि डेली बेसिस पे रेगुलर नेचर का खर्चा है, ठीक है। सो इट इज़ इनकर्ड फॉर नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। नॉर्मल नेचर का खर्चा है, डेली बेसिस पे काम जो होते हैं उसके लिए जो खर्चा होता है वो आता है आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या आ जाते हैं एग्जाम्पल, पेमेंट ऑफ सैलरीज, पेंशंस, इंटरेस्ट एट्सेट्रा। गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को, अपने वर्कर्स को जितनी भी सैलरी पे कर रही है, ठीक है, वो सब आता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। क्योंकि अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो उससे ना तो कोई एसेट क्रिएट हुआ, ठीक है, कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा, आप सैलरी दे रहे हो, उससे एसेट क्या क्रिएट हुआ, और ना ही कोई आपकी लाइबिलिटी कम हो रही है। सो इसलिए किसका पार्ट हुआ, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ठीक है। वेरी सिंपल। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पे, जो कि है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर में क्या लिखा है, देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर में लिखा है इट ईदर क्रिएट्स एनी एसेट और रिड्यूसेस एनी एसेट ऑफ द इट ईदर क्रिएट्स एनी एसेट और रिड्यूसेस एनी लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने कोई कार परचेज़ करी तो मेरा खर्चा हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, बट वो कार मेरे लिए एक एसेट है, ठीक है। और अगर मैंने किसी से लोन ले रखा था और वो लोन मैंने पे बैक कर दिया, पे कर रही हूँ, तो मेरे लिए अगेन एक खर्चा है, बट क्या उससे मेरी लाइबिलिटी कम हुई, बिल्कुल हुई। तो वो मेरे लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, ठीक है। तो अगर हम गवर्नमेंट की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब ना या तो आपका कोई एसेट क्रिएट हो रहा है, ठीक है, या फिर आपकी कोई लाइबिलिटी कम हो रही है, ठीक है, दैट इज़ कैपिटल एक्सपेंडिचर, ओके। इसमें क्या लिखा हुआ है,
इट एड्स टू द कैपिटल स्टॉक ऑफ द इकोनॉमी। कैपिटल बनता है यहाँ से, ठीक है। कैपिटल स्टॉक में एडिशन होता है एक इकोनॉमी का, ठीक है। और ये नॉन रेकरिंग होता है, ठीक है, कभी कभी होने वाली चीज़ है, नॉन रेकरिंग है, इरेगुलर है, ठीक है। अब इसमें आता क्या क्या है ये समझते हैं। देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स, बिल्डिंग्स, रोड्स, फ्लाईओवर्स एट्सेट्रा। गवर्नमेंट अगर डैम्स क्रिएट कर रही है, ठीक है, बिल्डिंग्स बना रही है, स्कूल्स, कॉलेजेस, फ्लाईओवर्स कंस्ट्रक्ट कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हमारी कंट्री के कैपिटल स्टॉक में एडिशन हो रहा है, एसेट क्रिएट हो रहा है यहाँ से, ठीक है, एसेट क्रिएट हो रहा है, इसीलिए ये क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ठीक है। दूसरा आता है परचेज ऑफ मशीनरी। अगर गवर्नमेंट ने कुछ भी मशीनरी इक्विपमेंट्स परचेज करें तो अगेन खर्चा तो हो रहा है, बट वो आपके लिए एक एसेट है, तो यहाँ से भी आपका एसेट बन रहा है, ठीक है। तीसरा क्या है, रीपेमेंट ऑफ लोन। मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया कि अगर गवर्नमेंट ने कहीं से लोन ले रखा है तो अगर वो लोन को पे बैक कर रही है तो उससे गवर्नमेंट की लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है, तो यहाँ से लाइबिलिटी कम हो रही है। सो ये किसका पार्ट हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पार्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंडिचर्स कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है और कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। ओके चलो आगे बढ़ने से पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं, रिसीट्स में क्या पढ़ा और एक्सपेंडिचर में क्या पढ़ा। आ जाओ जल्दी से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हमने देखा रिसीट्स में, तो रिसीट्स हमने देखी दो तरह की होती हैं, एक होती है रेवेन्यू और एक होती है कैपिटल। रेवेन्यू रिसीट एंड कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट में मैंने आपको बताया, रेवेन्यू रिसीट मतलब ना तो आपका लाइबिलिटी क्रिएट हुई और ना ही आपका एसेट कम हुआ, ठीक है, ना तो लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है और ना ही एसेट कम हो रहा है, जिसमें आप लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी, टैक्स रिवेन्यू एंड नॉन टैक्स रिवेन्यू, ओके। उसके बाद कैपिटल रिसीट क्या है, कैपिटल रिसीट में हमने देखा कि या तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी या फिर एसेट कम होगा, ओके। इसमें आप लोगों ने क्या क्या चीज़ें पढ़ी, इसमें हमने सबसे पहले बात करी बोरोइंग्स की, ठीक है। हम लोगों ने देखा कि रिकवरी ऑफ लोन्स भी कैपिटल रिसीट का पार्ट है, ओके। इसके बाद डिसइन्वेस्टमेंट एंड स्मॉल सेविंग्स, ठीक है। मैंने अभी राइटिंग बहुत गंदी गंदी लिखी है, तुम लोग बस मैं बोल रही हूँ उसे समझ जाना, ठीक है। इसके बाद ये हो गया रिसीट साइड। उसके बाद हमने देखा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर में अगेन दो चीज़ें, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब या तो आपका एसेट क्रिएट होगा और ना ही लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है, ना तो एसेट क्रिएट हो रहा है और ना ही लाइबिलिटी कम होती है, ठीक है। जिसमें आपको मैंने क्या बताया, सैलरी पे कर रहे हो, पेंशन्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ये सब। और कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब या तो एसेट क्रिएट होगा या फिर लाइबिलिटी कम होगी, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने देखा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स, ठीक है, बिल्डिंग्स, ये सब, और रीपेमेंट ऑफ लोन्स, ठीक है। तो ये सब हमने अभी तक पढ़ा रिसीट साइड में और एक्सपेंडिचर साइड में। अब चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे जो कि है बजटरी डेफिसिट। पहले इसे नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए अब समझते हैं कि बजटरी डेफिसिट क्या है। देखो डेफिसिट का मतलब होता है कि आपके खर्चे ज़्यादा हैं और इनकम कम है, ठीक है, वही होता है डेफिसिट, ओके। तो बजटरी डेफिसिट में क्या आता है कि एक्सपेंडिचर्स आर मोर देन योर रिसीट्स, ठीक है। तीन तरह के डेफिसिट होते हैं गवर्नमेंट के। सबसे पहला होता है रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा होता है फिस्कल डेफिसिट, तीसरा होता है प्राइमरी डेफिसिट। तीनों को ही वन बाय वन पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट की कि रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है। देखो नाम में रेवेन्यू है, हम लोगों ने रेवेन्यू रिसीट्स पढ़े, हम लोगों ने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स पढ़े, तो खुद ही समझ जाओ कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट का हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम क्या लिखेंगे। रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स माइनस रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है। कि अगर रेवेन्यू नेचर के जो खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं और रेवेन्यू नेचर की जो इनकम है वो कम है, तो इट मीन्स दैट इज़ अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू डेफिसिट, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सपोज 100 रुपये का खर्चा है और आपकी इनकम सिर्फ 80 है, ठीक है, तो ये जो 20 है ये हो गया डेफिसिट। ये क्या हुआ, डेफिसिट हो गया। इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर के आइटम्स की बात कर रहे हैं,
ठीक है। अगर हम रेवेन्यू डेफिसिट के इम्प्लीकेशंस देखें तो सबसे पहला इम्प्लीकेशन है इट शोज़ द इनएबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट टू मीट इट्स रेगुलर एक्सपेंसेस। ये जो रेवेन्यू डेफिसिट है ये शो करता है कि गवर्नमेंट अपने जो रेगुलर नेचर के खर्चे हैं वो भी कवर अप नहीं कर पा रहा। ठीक है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? रेगुलर नेचर के खर्चे, जैसे कि सैलरी पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है। तो ये क्या शो कर रहा है रेवेन्यू डेफिसिट कि गवर्नमेंट अपने जो रेकरिंग नेचर के खर्चे हैं उनको भी मीट आउट नहीं कर पा रहा। ठीक है, बहुत ख़राब सिचुएशन है। दूसरा पॉइंट, गवर्नमेंट इज़ डिससेविंग। डिससेविंग मतलब कि गवर्नमेंट अपनी पास्ट सेविंग्स को यूज़ कर रही है इस डेफिसिट को कवर अप करने के लिए। ठीक है, अगर खर्चे 100 हैं, इनकम 80 है, जो 20 रुपये का जो डिफरेंस है ये गवर्नमेंट कहाँ से कोप अप करेगी? अपनी पुरानी सेविंग्स में से। ठीक है, ओके। तीसरा पॉइंट, गवर्नमेंट हैज़ टू मेक अप दिस डेफिसिट फ्रॉम कैपिटल रिसीट्स। इस डेफिसिट को कवर अप कैसे किया जाएगा? कैपिटल रिसीट्स के थ्रू। कैपिटल रिसीट्स मतलब कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बोरोइंग्स की। गवर्नमेंट क्या करेगी? बाहर से पैसा बोरो करेगी, दूसरी कंट्री से बोरो कर सकती है। ठीक है, पब्लिक से पैसा बोरो करेगी। तो रेवेन्यू डेफिसिट को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट बोरो करेगी। अगर बोरो कर रही है, पैसा लोन ले रही है, तो अगेन वो एक बर्डन क्रिएट करेगा, लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। तो वो फिर से एक ख़राब सिचुएशन है। ठीक है, और तीसरा क्या है? हाई रेवेन्यू डेफिसिट इज़ अ वार्निंग सिग्नल। एक वार्निंग सिग्नल है रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, तो रेवेन्यू डेफिसिट को अगर आपको ख़त्म करना ही है तो हमारे पास दो तरीके होते हैं। या तो आप अपना जो खर्चा है, जो आपका एक्सपेंडिचर है, उसे कम कर दो, या फिर अपनी जो रिसीट्स हैं उनको बढ़ा लो। तो यही दो मेजर्स हैं जो हम ले सकते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स इज़ द रेवेन्यू डेफिसिट। ठीक है, और ये सब हो जाती हैं इसकी इम्प्लीकेशंस। राइट, अब देखते हैं कि सेकंड टाइप ऑफ डेफिसिट क्या है। सेकंड आता है फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट में हम लोग टोटल की बात करेंगे। ठीक है, रेवेन्यू डेफिसिट में हमने सिर्फ रेवेन्यू एस्पेक्ट की बात करी, टोटल फिस्कल में हम बात करेंगे टोटल खर्चे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला होता है टोटल एक्सपेंडिचर्स माइनस टोटल रिसीट्स। ठीक है, कि गवर्नमेंट के टोटल खर्चे, जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी आएंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स भी आएंगे, वो ज़्यादा हैं इनकम से। ठीक है, रिसीट से। बस यहाँ पे एक चीज़ आपको याद रखनी है कि रिसीट में हमें एक्सक्लूड करना है बोरोइंग्स को। ठीक है, बोरोइंग्स को एक्सक्लूड कर देना है। फिस्कल डेफिसिट क्या है कि गवर्नमेंट के जो टोटल खर्चे हैं वो ज़्यादा हैं टोटल रिसीट से, जिसमें हमें बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, बोरोइंग्स सारा पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट हमने भी पढ़ा था। एक्सक्लूड को क्यों करना है, इसका रीज़न क्या है? देखो, बहुत सिंपल चीज़ है। अगर गवर्नमेंट पैसा बोरो कर रही है तो भले ही वो पैसा एक इनकम है, बट गवर्नमेंट का तो नहीं है ना, वो पैसा रीपे करना है आपको, आपकी लाइबिलिटी है। ठीक है, गवर्नमेंट की इनकम नहीं है। ठीक है, पैसा तो आ रहा है, एक तरह से रिसीट है, बट एक्चुअल में वो गवर्नमेंट की इनकम नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए हमने बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करा है टोटल रिसीट्स में से। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला यही होता है, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीकेशंस क्या होंगी ये समझते हैं। सबसे पहली इम्प्लीकेशन होती है डेट ट्रैप। डेट ट्रैप मतलब कि अगर ये जो हमारा फिस्कल डेफिसिट है इसको सही करने के लिए गवर्नमेंट पैसा बोरो करती है। ठीक है, पब्लिक से ही बोरो कर सकती है, किसी और कंट्री से ही पैसा बोरो कर सकती है, आरबीआई से ही पैसा बोरो कर सकती है। तो अगर वो बोरोइंग कर रही है तो बोरो जब आप कर रहे हो तो आपको फ्यूचर में जाके प्रिंसिपल अमाउंट तो पे करना ही है, बट उसके साथ साथ हमें इंटरेस्ट भी पे करना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, ये दोनों ही आपको पे करने होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट भी और इंटरेस्ट अमाउंट भी। और अगर इंटरेस्ट अगर हम देखें तो इंटरेस्ट आ रहा पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो अगर आपका फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है, बोरोइंग्स इंक्रीज हो रही है, तो इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बढ़ेगा, जिसकी वजह से रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज होता है। ठीक है, और ये बहुत ही ख़राब सिचुएशन हो जाती है एक कंट्री के लिए कि फिस्कल डेफिसिट तो इंक्रीज हो ही रहा है और साथ साथ रेवेन्यू डेफिसिट भी बढ़ रहा है। ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन महंगाई। कैसे कि यार अगर गवर्नमेंट आरबीआई से पैसा बोरो करती है तो आरबीआई इस केस में नई करेंसी इशू कर देता है और ज़्यादा पैसा प्रिंट करता है। ठीक है, आरबीआई क्या करता है? पैसा प्रिंट करता है। अगर पैसा प्रिंट करा तो भाई मनी सप्लाई बढ़ जाएगी।
इकोनॉमी में पैसा बढ़ जाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा तो डिमांड बढ़ेगी, और अगर डिमांड बढ़ गई, सप्लाई लिमिटेड है, तो इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाएगी, जो कि फिर से बहुत ख़राब सिचुएशन होती है किसी भी कंट्री के लिए। ठीक है, तो फिस्कल डेफिसिट की दूसरी इम्प्लीकेशन क्या है? इन्फ्लेशन। ठीक है, तीसरा आता है फॉरेन डिपेंडेंस। फॉरेन डिपेंडेंस मतलब अगर आपने किसी और कंट्री से पैसा बोरो करा है, जो कि बिल्कुल करती है गवर्नमेंट, तो वो कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन कंट्रीज पे एक डिपेंडेंस क्रिएट कर देती है। ठीक है, वो एक अगेन नेगेटिव पॉइंट है। ठीक है, और लास्ट आता है हैम्पर्स फ्यूचर ग्रोथ। अगर इतना सब कुछ होगा कि यार रेवेन्यू डेफिसिट भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आप बाकी कंट्रीज़ पे डिपेंडेंट हो अपने फाइनेंस को लेके, तो वो कहीं ना कहीं फ्यूचर ग्रोथ को इम्पैक्ट करता है नेगेटिवली। ठीक है, सो दीज आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, और दो सोर्सेज होते हैं जिसके थ्रू फिस्कल डेफिसिट को करेक्ट किया जा सकता है, वो भी आपसे पूछा जा सकता है। तो सोर्सेज हमारे पास दो ही हैं, एक है बोरोइंग्स, कि गवर्नमेंट बोरो करेगी पैसा, ओके, और दूसरा आता है डेफिसिट फाइनेंसिंग। डेफिसिट फाइनेंसिंग का मतलब होता है कि जब भी गवर्नमेंट आरबीआई को रीच आउट करेगी पैसा लेने के लिए, बोरो करने के लिए, तो आरबीआई नई करेंसी प्रिंट करता है, नया पैसा प्रिंट करेगा। ठीक है, तो वो उसे हम कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। ठीक है, पर ये सिचुएशन ख़राब मानी जाती है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मनी सप्लाई बढ़ेगा और इन्फ्लेशन देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो जनरली अगर गवर्नमेंट को अपना फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल करना है तो वो क्या करेगी? पैसा बोरो करती है। ठीक है, समझ गए? ओके, इसके बाद चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, जो कि हमारा थर्ड टाइप ऑफ डेफिसिट, जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट, इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट, जो कि अभी हमने पहले पढ़ा, माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। ठीक है, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होता है प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, बस एक चीज़ याद रखना कि फिस्कल डेफिसिट हम लोग लेते हैं करंट ईयर का, करंट ईयर, और इंटरेस्ट पेमेंट हम लेते हैं प्रीवियस ईयर की। ठीक है, कि पिछला कुछ इंटरेस्ट पे करना है, वो सब इसमें आता है। ठीक है, तो प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। इसमें क्या लिखा हुआ है? इट शोज हाउ मच ऑफ द गवर्नमेंट बोरोइंग्स आर गोइंग टू मीट एक्सपेंसेस अदर देन इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो प्राइमरी डेफिसिट ये शो करता है कि गवर्नमेंट ने जितना भी पैसा बोरो करा है उसमें कितना हमें इंटरेस्ट देना है। ठीक है, और अदर देन इंटरेस्ट वो कितने खर्चे उससे मीट आउट कर सकता है। ठीक है, कि अगर गवर्नमेंट ने बोरो करा है 100 रुपये, ठीक है, और इंटरेस्ट पे करना है 70 का, ठीक है, तो जो रिमेनिंग 30 रुपये हैं जो बोरो करे हैं वो अदर एक्सपेंसेस को मीट आउट करने के लिए करें हैं। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी डेफिसिट है ये यही शो करता है कि गवर्नमेंट की बोरोइंग्स और कितने खर्चों को मीट आउट कर पाएगा अदर देन इंटरेस्ट। ठीक है, दूसरी चीज़, अ जीरो प्राइमरी डेफिसिट इंडिकेट्स दैट इंटरेस्ट पेमेंट्स हैव फोर्स द गवर्नमेंट टू बोरो। अगर प्राइमरी डेफिसिट ज़ीरो है, ज़ीरो मतलब कि आपने पैसा बोरो कर रखा है 100 और आपकी इंटरेस्ट पेमेंट्स भी 100 हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आपने बोरो करा था सिर्फ ये इंटरेस्ट को पे करने के लिए, बाकी खर्चे तो अभी हम कंसीडर ही नहीं कर रहे। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या आएगा हमारा? ज़ीरो, जो कि आपका प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिचुएशन शो करती है कि गवर्नमेंट ने अपनी इंटरेस्ट को पे करने के लिए ही बोरो करा हुआ है अमाउंट। ठीक है, समझ गए? तो ये होता है हमारा प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है, तो 3 तरह के डेफिसिट हैं। सबसे पहले रेवेन्यू डेफिसिट, जो कि होता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट। दूसरा आता है फिस्कल डेफिसिट, जिसका फॉर्मूला क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट, जिसमें से आपको बोरोइंग्स को एक्सक्लूड करना है। ठीक है, और तीसरा आता है प्राइमरी डेफिसिट, जो कि है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। राइट, तो दीज आर ऑल द डेफिसिट जो कि आपको पढ़ने हैं, और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट। मैंने आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझाने की कोशिश करी, तो एक बार वीडियो को फिर से देखना और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बुक से रीडिंग ज़रूर करना। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी चैप्टर पे बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, डेफिसिट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे इंपॉर्टेंट वो हम लोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और शेयर करो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और कमेंट में बताना कि वीडियो कैसी लगी। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।